तो चलिए एडवांस सीरीज के 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलास्टिसिटी रिवाइज करेंगे और इलास्टिसिटी में कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट होता है रॉड को बोलते हैं, शाफ्ट रॉड का ही दूसरा नाम है। किसी रॉड को एक एंड पे फिक्स करके दूसरे एंड पे अगर टॉर्क लगाया जाए, टाउ टाउ से लिख रहे हैं टॉर्क को, तो ये ट्विस्ट होगा, अमेटना, हिंदी में आप समझ सकते हैं अमेटना। थीटा एंगल से अगर ये ट्विस्ट हो गया, अगर थीटा रेडियन में है, तो इसको ट्विस्ट करने में जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू टाउ इंटू थीटा। ये सब हम लोग ना थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा ड्राइव करने सीखते थे। एम्सलर्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, उसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और ये कितना ट्विस्टिंग एंगल होता है वो भी निकालने का फॉर्मूला होता है। ये याद रखना है 2 tau L by pi r to the power 4 कैपिटल G। टाउ तो टॉर्क है, L इसका लेंथ है, R इसका रेडियस है, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको आप शियर मॉडुलस कहते हो। एक दो फॉर्मूला और याद रखना है। पॉइजंस रेशियो मैंने आपको सिखाया था। पॉइजंस रेशियो क्या होता है? अगर कोई रॉड है, इसका इनिशियल लेंथ L0 है और डायमीटर D0 है, अगर इस रॉड पर फोर्स लगाया जाए, इधर फोर्स लगाया जाए F, इधर भी फोर्स लगाया जाए F, तो ये रॉड इलोंगेट होगा। अब ये रॉड ऐसा दिखने लगेगा, देखिए अब ये रॉड इलोंगेट होकर ऐसा दिखने लगेगा, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं इसका इंक्रीमेंट इन लेंथ L है, मतलब फाइनल लेंथ L है और फाइनल डायमीटर D है। तो जो स्ट्रेन है उसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रेन को हम लोग कितने तरह से क्लासिफाई करते हैं? दो तरह से। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वह स्ट्रेन है जो कि फोर्स के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। मतलब ये लेंथ इंक्रीज हो गया तो लेंथ कितना चेंज लिखेंगे? L माइनस L नॉट, डेल्टा L कितना लिखेंगे? L माइनस L नॉट। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग लिखेंगे डेल्टा L बाय L नॉट, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फोर्स के परपेंडिकुलर में तो डायमीटर में तो चेंज हुआ, इसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू फोर्स, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फोर्स। जैसे यहां पे चेंज इन डायमीटर क्या लिखोगे? फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो डायमीटर घट रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब लैटरल स्ट्रेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा डी बाई डी नॉट, क्योंकि डेल्टा डी तो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक नेगेटिव और पॉइजंस रेशियो होता है। ये रेशियो है किसका? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। और पॉइजंस रेशियो जो है ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग इलास्टिसिटी में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं और वो बात क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने वाला जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस लॉ को हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। पूरे चैप्टर का थीम यही है। आप स्ट्रेस लिखिए, स्ट्रेन लिखिए, दोनों प्रोपोर्शनल होगा। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और वो तीन तरह के होते हैं। यंग्स मॉडुलस, रॉड के केस में जब भी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे। बल्क मॉडुलस जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा, और शियर मॉडुलस जब ट्विस्टिंग का केस हुआ या फिर कोई ब्लॉक है उसको नीचे फिक्स करके ऊपर से खींच रहे हैं, तो इसमें शियर मॉडुलस का ही हेल्प होता है। बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस तीनों रिलेटेड होता है इस पॉइजंस रेशियो के हेल्प से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मूव फॉर्मूला बनाते हैं। तो कुछ और पॉइंट जो इसमें ध्यान में ये रखना है कि पॉइजंस रेशियो के टर्म में ये G और गामा के बीच रेशियो होता है। G क्या है अपना? शियर मॉडुलस। G क्या है? शियर मॉडुलस, इसको आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। और गामा क्या है? यंग्स मॉडुलस। तो ये दोनों में रिलेशन होता है, इसको याद रखना है। बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस में ये रिलेशन होता है। इसमें से अगर हम लोग ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2
2 + 2 गामा हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो 2 + 2 न्यू का वैल्यू, न्यू क्या है पॉइलेंस रेशियो, तो गामा बाई जी हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। 1 - 2 न्यू को इधर भेज दीजिए, तो ये ऐसा आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों के एडिशन से ये आ जाएगा। और शायद यही या फिर इसका फाइनल रिजल्ट, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, गामा इधर भेज दीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनमें से कोई एक जेईई मेंस 2021 में भी इस बार पूछ लिया था डायरेक्ट फॉर्म में। ये तो मैंने आपको लेक्चर में सिखाया है पहले भी, बेसिक लेक्चर में। एक दो पॉइंट और जो एडवांस के लिए महत्वपूर्ण है, वो एक है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों एंड पर सपोर्टेड होता है। बीम मतलब होता है कोई ऐसा स्ट्रक्चर दोनों एंड पे सपोर्टेड है, इसका लेंथ L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। आप अपना घर का बीम याद कर सकते हैं, छत जिस पे सपोर्टेड होता है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका थिकनेस है B और ये डेप्थ है D। अगर इसके मिडिल में वेट लगाया जाए तो ये थोड़ा सा झुक जाता है ऐसे। ये मैंने दिखाने के लिए इतना दिखा दिया, इतना होता नहीं है, बहुत कम होता है। वो डिप्रेशन डेल्टा ये कितना झुकता है उसके लिए फॉर्मूला होता है WL3/4 गामा। गामा क्या है, इसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस PdQ, ये होता है इसमें। एक बीम होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, यहाँ पे दो एंड पे सपोर्टेड है, उसमें एक ही एंड पे सपोर्टेड होता है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये डस्टर है, ये इस एंड पे सपोर्टेड है, दूसरा इधर पे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों एंड पे ऐसे सपोर्टेड है, कैंटिलीवर बीम में सिर्फ एक ही सपोर्टेड है। इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का चांस रहता है। अब अपना जहां हम लोग डस्टर रखते हैं ना, उसको इमेजिन कर सकते हैं, डस्टर रखने वाला ऐसे करके निकला हुआ होता है, उसमें सेम चीज के लिए इसमें फॉर्मूला होता है। तो ऐसे याद रखिएगा, WL3/गामा BdQ दोनों में होता है, WL3/गामा BdQ दोनों में होता है। इसमें डिप्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें ऊपर 4 होता है, उसमें कम होता है थोड़ा सा, इसलिए 4 नीचे होता है। और बाकी एक फॉर्मूला मैंने और आपको बताया था कि डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है जब कंप्रेस करते हैं। तो बल्क मॉडुलस के डिस्कशन मैंने आपको सिखाया था, फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 - डेल्टा P/P। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जेईई एडवांस के लिए, जिनको आपको एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। इसको लिखने के बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे महत्वपूर्ण जो जेईई एडवांस के लिए है। तो जो पहला सवाल है सिंपल सा, एक रबर कॉर्ड है और इस रबर कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 mm²। तो एरिया कितना हो गया हम लोग का 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसका टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब इनिशियल लेंथ इस रबर कॉर्ड का, कॉर्ड मतलब होता है गुलेल, कैटापुल्ट भी बोल सकते हैं, वायर। इनिशियल लेंथ है 10⁻⁻1 मीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब। इट इज स्ट्रेच्ड टू 12 सेंटीमीटर, इसको 12 सेंटीमीटर तक खींच दिए। स्ट्रेच्ड टू, ये वर्ड समझिएगा, स्ट्रेच्ड टू का मतलब फाइनली इतना हो गया, स्ट्रेच्ड बाय का मतलब वही उतना चेंज हुआ। स्ट्रेच्ड टू 12 सेंटीमीटर मतलब फाइनल 12 है, तो चेंज कितना लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर। एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट द पार्टिकल। जब किसी कैटापुल्ट को, रबर कॉर्ड को खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है 12kx²। इसी डेल्टा L को हम लोग x भी कहते हैं। और उससे जब किसी पार्टिकल को फेंका जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है 12mv² में। और बस ये सिंपल रिलेशन आपको अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। हाफ k का वैल्यू कितना होता है E gamma/L0। k स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हम लोग इलास्टिसिटी में कितना लिखते हैं A gamma/L0 × x² = ½ × m जो कि मास ऑफ पार्टिकल है × v²। सब रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हाफ से हाफ कटा, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 10⁻³ गामा यंग्स मॉडुलस रबर का दिया हुआ है 5 × 10⁸। एरिया mm² से mm² से मीटर² में आने के लिए 10⁻⁶ करना होता है। mm से मीटर में आने के लिए 10⁻⁵, सॉरी गलती हो गया, 10⁻�6 होगा। और इनिशियल लेंथ 10⁻⁻1 into x², ये 4 × 10⁻⁻4। मास है 5 ग्राम उस पार्टिकल का, तो 5 × 10⁻³ into v²। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग 10⁻⁻1 से
ये 10⁻⁻6 कटेगा तो 10⁻⁻5 बचेगा, 10⁻⁻5 हो गया और 10⁻⁻4 10⁻⁻9 होगा, 10⁻8 से कट के 10⁻⁻1 बचेगा और 5 चौके 20 तो 0 कट गया तो 2 बचा रह गया। तो एक लाइन इसके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। v² ये 10⁻³ मतलब नीचे 1000 है, तो इधर के 2000 हो जाएगा, 2000/5 400 हो जाएगा, therefore v = 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू हो जाएगा। आसान सा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल एनसीईआरटी में भी है, ये एनसीईआरटी से तो नहीं उठाया गया है, ये एनसीईआरटी के जगह डीसीपी से उठाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में भी यह सवाल है। सवाल ये है कि एक रॉड है और वो 2 धागे से कनेक्टेड है। ये नॉर्मल धागा नहीं है, एक धागा तो स्टील का बना हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, दूसरा धागा ब्रास से बना हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। ये जो रॉड है ये लाइट है, मतलब इसका खुद का वेट नहीं है, इस रॉड का लेंथ 2 मीटर है, मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है 2 मीटर, और ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, मतलब इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल, इस पर वेट लगा दिया गया है यहाँ W, और आपसे पूछा गया कि ये वाला x कितना होगा, ताकि दोनों में, अब 2 पार्ट है सवाल के, पहला तो x का वैल्यू बताइए, अगर दोनों में सेम ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो इक्वल स्ट्रेस, और दूसरा केस में x का वैल्यू बताइए अगर दोनों में इक्वल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक बस पॉइंट मुझे ये बताना है कि जब भी फोर्स, ये वेट है फोर्स, यहां टेंशन दिखाएंगे तो इधर टेंशन होगा ऊपर TS, और यहां टेंशन दिखाएंगे ऊपर तो ये होगा TB, क्योंकि ब्रास से स्टेबिलिटी दिखती है। जब भी फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे ना तो आपको क्या याद आना चाहिए, तो आपको मोमेंट बैलेंस का इक्वेशन याद आना चाहिए, क्योंकि वहीं पर फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन लिखते हैं। तो जब भी फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो टॉर्क इक्वेशन, मोमेंट बैलेंस का इक्वेशन याद आए, इसलिए मैंने आपको ये सवाल करवाया है, ताकि इलास्टिसिटी का यूज है इसमें। अब ट्राई कीजिए इसको। सबसे पहले तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो पहले तो TS + TB = W होगा, पहला इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख देते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट O is 0। और टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है उसको पकड़ लीजिए। यहां पर टेंशन ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये टॉर्क इसको इधर घुमाएगा ऐसे, इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिखते हैं। तो TS × x, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, नेगेटिव होगा, इसके वजह से ऐसे घूमेगा, तो TB इनटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 - x, तो प्लस TB इनटू 2 - x। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस लिखे, नेट टॉर्क 0 कर दिए, तो यहां से हम लोग कोई पास एक इक्वेशन आ गया कि TS × x सर्टेन टू द डिस्टेंस तो = TB इनटू 2 - x। तो TS/TB जो होगा वो 2 - x/x होगा, इन लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। अब सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि दोनों में इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो पहला सवाल में कह रहा है कि इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर्स। तो अगर मैं पूछूं इस स्टील वाले में स्ट्रेस कितना होगा, तो स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, उसमें स्ट्रेस कहेंगे TS/T, AS फोर्स बाय एरिया। और अगर मैं इसमें स्ट्रेस पूछूं तो क्या कहेंगे आप, TB/AB। तो यहां से आप TB को इधर भेज दीजिए, तो TS/TB = क्या हो जाएगा AS/AB। और TS/TB तो यहां से पता है हम लोग को 2 - x/x। AS स्टील का एरिया, यहाँ 10 × (-3) ब्रास का एरिया 2 × 10⁻³ = 2 - x/x।
काटपीट करिए, ये 10⁻³ से ये कटा, ये x यहाँ आ जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 2x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/3 मीटर। तो पहले केस के लिए x का ये वैल्यू है। दूसरे केस में कहा है कि दोनों में इक्वल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो फिर से लिखिए इक्वल स्ट्रेन इन बोथ वायर्स। अब स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस बाय गामा। तो स्ट्रेस होता है, पहले वायर में स्ट्रेस लिखेंगे TS/AS, ये हो गया स्ट्रेस, इसमें गामा से डिवाइड कर दी तो ये हो गया स्ट्रेन, ये हो गया स्ट्रेन स्टील वाले में। ब्रास में कितना होगा, TB/AB इंटू गामा। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो दोनों बराबर कर दिए, तो इस बार क्या लिखेंगे, TS/TB इज इक्वल्स टू AS गामा S बाय AB गामा B, AB गामा B, AS गामा S, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना होगा, 2 × 10⁸, तो दो कट जाएगा। TS/TB तो हम लोग को पता है 2 - x/x, और ये कट के 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो ये सेकंड पाथ के लिए x का वैल्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से ये ध्यान में रखना है, ये अभी जैसे 2020 में एक सवाल था ना, उसमें इलास्टिसिटी का सवाल नहीं था, सिर्फ रोटेशन का सवाल था। जब भी कोई ऐसा केस दिखे जिसमें फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद निकालना हो, तो आप एकदम ध्यान रखेंगे क्या इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशन। कब कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना है ये समझ में आना चाहिए। टॉर्क इक्वेशन को कब याद करते हैं, जब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल जरूरत पड़े। ये लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है एक स्फीयर, इसका रेडियस कितना है, 0.1 मीटर है, और इसका मास 8 पाई kg है। तो हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस मतलब ये ले 0.1 मीटर है, और इसका जो मास है वो कितना है, 8 पाई kg, is attached to the lower end of a steel wire of length 5 मीटर, और इसको एक स्टील वायर के लोअर एंड से अटैच कर दिए है। इस स्टील वायर का लेंथ कितना है, 5 मीटर, मतलब ये लेंथ है 5 मीटर। आगे क्वेश्चन लिखता है एंड डायमीटर 10⁻³ मतलब ये जो वायर है इसका जो डायमीटर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ होगा ना, तो डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, πd²/4 करके, तो एरिया हो जाएगा πd², मतलब 5 × 10⁻⁶/16, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। The wire is suspended from 5.22 मीटर हाई सीलिंग ऑफ अ रूम। जो इस वायर को सीलिंग से सस्पेंड कर दिए हैं, और इस सीलिंग का रूम से ऊंचाई, ये फ्लोर होगा, क्या 4 एरिया में, अच्छा एरिया में नीचे 4 कर देगा, 4 कर स्क्वायर कर दिया, ये फ्लोर है। फ्लोर से इस सीलिंग का जो ऊंचाई है वो कितना है, 5.22 मीटर, 5.22 मीटर। बस ये हो क्या रहा है, ये 5 मीटर, ये 0.1, ये भी 0.1 रेडियस, मतलब ये जो गैप है कितने का है, 0.02 मीटर। तो ये ऐड करेंगे तो 5.2 हो ही जाएगा, प्लस 0.02 ऐड करेंगे तो 5.22 होगा, इतना गैप बचा हुआ है। तो हम लोग इसको इसमें बांधे, और बांध करके क्या किए, इसको सिंपल पेंडुलम के जैसा घुमा रहे हैं। सो व्हेन द स्फीयर इज मेड टू स्विंग एज अ सिंपल पेंडुलम, जब इसको सिंपल पेंडुलम की तरह घुमाएंगे, देखिए अभी क्या होगा, टेंशन mg के बराबर होगा, तो अभी इतना गैप है, लेकिन जब ऐसे छोड़ेंगे, यहाँ लाएंगे, तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, सर्कुलर मोशन। उस केस में क्या होगा, टेंशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों, आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो इधर वेलोसिटी v होगा, mg नीचे लग रहा होगा, और टेंशन इस पर धागे में ऊपर लग रहा होगा, और ये टेंशन का वैल्यू बढ़ जाएगा mg से। कैसे, आप इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या लिखते हैं,
सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेंटर की तरफ फोर्स T माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, रेडियस ऑफ सर्कल। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, तो टेंशन बढ़ गया, mg से ज्यादा हो गया। इस वजह से ये वायर इलोंगेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो स्फीयर है अब इसको ग्रेज करने लगा, जस्ट टच करने लगा। ग्रेज करने का मतलब जस्ट टच करने लगा। इसका मतलब ये वायर कितना इलोंगेट हो गया होगा, कितना, ये जो 0.02 मीटर है ये क्या है, इसका इलोंगेशन दिया हुआ वायर का, और इस वायर का हम लोग को इनिशियल लेंथ भी दिया हुआ है 5 मीटर। टेंशन, ये जो टेंशन है, टेंशन तो फोर्स ही है, फोर्स कितना होता है, E गामा डेल्टा L बाय L नॉट। फोर्स कितना होता है, A गामा डेल्टा L बाय L नॉट इज इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। A गामा एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, पाई इंटू 10 टू द पावर -6/4 A इंटू गामा। स्टील का गामा हम लोग को याद रखना है, कहाँ गया, ये स्टील है, स्टील का गामा का डेटा हमेशा याद रखना है, दिया जा सकता है, मैंने जान के दे दिया था, ये होता है 2 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को 200 जीपीए कहते हैं, जीपीए मतलब गीगा पास्कल, मतलब 200 इंटू 10 का पावर 9 पास्कल, ठीक है। तो ए लिख दिए, गामा कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 11, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना है 0.2 मीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन एल नॉट, वो कितना है 5 इज इक्वल्स टू mg, m कितना है 8 पाई, तो हो जाएगा 80 पाई प्लस m, तो हो गया 8 पाई इंटू v स्क्वायर बाय r। r होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये ऐसे कर रहा है, तो रेडियस मतलब ये सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना लिखेंगे 5, सेंटर से बॉटम मोस्ट पॉइंट का निकालना है 5.2 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ये ऐसे सर्कल चल रहा है, सेंटर का वेलोसिटी लिखे हम ना, वेलोसिटी जो लिखते हैं वो स्फीयर, अभी हम किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं, नहीं स्फीयर है तो उसके सेंटर का वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग। क्यों जरूरी है, हमको अगर ये पेंडुलम वेलोसिटी हम जिस पॉइंट है लेकिन उस पॉइंट का मतलब जिस जहां का लेंथ दिखेगा, स्फीयर जो है ना, स्फीयर के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, नहीं अलग अलग होगा, मतलब हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है। आपको वेलोसिटी किसका निकालना है, स्फीयर का, लोएस्ट पॉइंट नहीं वेलोसिटी ऑफ स्फीयर का, लोएस्ट पॉइंट का नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब जब ये स्फीयर लोएस्ट पॉइंट पे होगा तब उस स्फीयर का वेलोसिटी, स्फीयर के लोएस्ट पॉइंट का नहीं, हाँ, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी सेंटर पे लिखा है, इसलिए सेंटर का डिस्टेंस लिखेंगे, ये 5, ये 0.1 और ये इतना बन गया, तो 5.12 मीटर होगा। अब कैलकुलेशन के सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इसको 5 भी लिख लेते हैं, कितना लिख दिए 5, इसको जरा काट पीट करिए आप, पहले तो सब में पाई पाई है, पाई उड़ा दीजिए, वो वाला पार्ट, अच्छा 8 पाई से नहीं काटते, 8 पाई से ये कटा 10 बार में, पाई कटा, ये 2 2 जा 4, तो 4 से काट देते हैं, 4 पाई से, 4 पाई से ये 2 बार में कट गया, ये 20 बार में, और ये निपट गए, और इधर कितना बचा 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -20 टू द पावर -8, ये हो गया 1000, 125 आएगा, 1000 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 125, ये 20 माइनस तो 105, और ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा, इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, वो ये हुआ 125, हाँ। ये 20 माइनस हुआ माइनस 20 माइनस, हाँ ठीक है, इनटू 5, तो 125 गुना, तो ये हो जाएगा 525, 525 में 2 से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन पता हमें एक जगह एक चीज गलती करती है, इसमें एक गलती हम लोग से ये हो गया कि गलती हुआ भी तो नहीं हुआ, मुझे लग रहा है आंसर्स का लेकिन 8 पॉइंट समथिंग आता है, हाँ, तो कुछ गलती गड़बड़ी नहीं ना हुआ है, 8 से 1000 का
ये 8 थोड़ी है, 5 और 20 है यार, तुम गलती लिख पता है। नहीं वो बाई 5 रुको रुको रुको, सुनो 10 की पावर 6 and 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, 10 की पावर 11 हो गया 1000, 1000 में 20 से कटेगा तो 150। रुको, 1000 में 20 से कटेगा तो 50 आ, 50 ये 20 माइनस 30, 30 पंचे 150, और ये 2 डिवाइड, तो v स्क्वायर हो गया 75, तो v हो गया √75 मीटर पर सेकंड, और √75 कितना होगा, तो 8 का रूट होता है 64, मतलब 64 का रूट होता है 8, और 81 का होता है 9, तो 64 और 81 का मिडिल से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 8.6 मीटर पर सेकंड या 7 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, यही आंसर है। तुम यहाँ कैलकुलेशन गलती बता रहे थे। नहीं हम सिर्फ उतना कैलकुलेट किए थे, a गामा डेल्टा l बाई n। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया ना, इसको लिख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा इसका, नोट कर लीजिए। देखिए अगला और आखिरी सवाल जो है वो सर्कुलर मोशन में भी करते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी में भी करते हैं, तो हम तो इलास्टिसिटी में ही कराते हैं ताकि एक बार कराने से बच जाए। और जो हम निकालने सिखा रहे हैं टेंशन इन रिंग में टेंशन निकालने का चीज, ये चीज हम लोग को पूरे फिजिक्स में 5 बार पढ़ना होता है। सर्कुलर मोशन में, इलास्टिसिटी में, वेव्स में जब हम लोग धागे में टेंशन निकाल के उसमें स्पीड निकालते हैं वहां पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और मैग्नेटिक्स में वहां पढ़ते हैं, वहां भी टेंशन होता है। मैग्नेटिक्स में तो आसान होता है, RBI फॉर्मूला होता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक रिंग को घुमा रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या किए, एक रिंग को घुमा के छोड़ दिए, स्मूथ था, घुमा के छोड़ दिया, ऐसे घूम रहा है, स्मूथ पे तो घूमते रहेगा, mg नीचे लगेगा नॉर्मल, ऊपर लगेगा बैलेंस होगा। अगर ये रिंग घूमते रहेगा तो क्या होगा, इस रिंग में टेंशन डेवलप होगा, और ये टेंशन कैसे डेवलप होगा हम लोग को वो सीखना है। तो इस रिंग में टेंशन कैसे डेवलप होगा उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाएंगे, इनलार्ज करके। ये छोटा सा एलिमेंट है उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये सेंटर, थोड़ा सा कर्व और दिखाते हैं, ये सेंटर, ये जो एंगल बनेगा पूरा पूरा वो d थीटा ले लेते हैं, तो एक साइड से जो एंगल होगा वो होगा d थीटा वर्टिकल के साथ बाय 2। जो रिंग में टेंशन होता है वो इस तरह से जनरेट होता है, टेंजेंसी इक्वल, ठीक है। इस t के दो कंपोनेंट होंगे, अगर आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दिखा रहे हैं, देखिए ये टेंजेंट है, रेडियस है, पूरा एंगल ये 90 डिग्री है, ये d थीटा बाय 2 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल d थीटा बाय 2 हो गया, ये 90 माइनस d थीटा बाय 2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा d थीटा बाय 2। इस t के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ t cos d थीटा बाय 2 और नीचे की तरफ t sin d थीटा बाय 2। इस t के भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ t cos d थीटा बाय 2 और नीचे की तरफ t sin d थीटा बाय 2। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ, भाई ये चीज तो इसी को यहां दिखाया है, तो यहां पर नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना होगा 2t sin d थीटा बाय 2। और आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें टेंशन आके डेवलप क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस टेंशन। तो अगर आप सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट को देखिए, छोटे से पार्टिकल को देखिए जिसका मास dm होगा, ये पार्टिकल सर रिंग तो घूम रहा है ओमेगा से ऐसे, तो ये पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और सर्कुलर मोशन बिना किसी सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स यहां हम लोग के पास है 2t sin d थीटा बाय 2, एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r होता है, तो ये हो गया dm इनटू ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा का टर्म में ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस ऑफ द सर्कल तो इसी के बराबर है। अब यहाँ पे dm कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो रिंग है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया a है,
dm इतने पार्ट का मास है, इतने पार्ट का मास कैसे लिखेंगे, ये एरिया a हो गया इनटू ये लेंथ होगा r d थीटा, ये लेंथ कितना होगा, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इनटू लेंथ जो कि r d थीटा है, और डेंसिटी दिया हुआ है, इस रिंग का डेंसिटी कितना है, रो। डेंसिटी मतलब कभी मत समझ लीजिएगा लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी दिया होता है तो लैम्डा लिखते हैं, लीनियर डेंसिटी होता है लैम्डा, वो होता है मास बाय लेंथ 2 पाई r, लेकिन यहाँ जो डेंसिटी है ये मटेरियल का डेंसिटी है, मतलब मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने ये भी सीखा है कि अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को तो थीटा ही लेते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2t इनटू d थीटा बाय 2, dm कितना हो गया, मास होगा वॉल्यूम जो कि a r d थीटा इनटू डेंसिटी रो इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, d थीटा से d थीटा कट जाएगा, ये a लिखा होगा, तो इसका मतलब टेंशन कितना डेवलप हो जाएगा, a रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, इतना टेंशन डेवलप होगा, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया था टेंशन कितना डेवलप होगा, सेकंड पार्ट में पूछा गया स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस होगा टेंशन बाय एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो t बाय a का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये हो जाएगा स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस का आंसर। अब से स्ट्रेन पूछा है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय गामा, तो ये स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, हम लोग स्ट्रेस लिखेंगे और इसमें गामा से डिवाइड कर देंगे, तो रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय गामा, ये एप्सिलॉन का फार्मूला है। और आपसे एक और चीज पूछा है, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। अब इस बात को समझिएगा, डेल्टा r कैसे निकालना, ये जो टेंशन है ये तो सरकमफेरेंस के अराउंड लग रहा है, तो इसका सरकमफेरेंस चेंज होगा, और स्ट्रेन जो हम लोग लिखेंगे बेसिकली, स्ट्रेस सरकमफेरेंस के अराउंड लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है हर जगह, तो सरकमफेरेंस है, तो जो स्ट्रेन होगा वो लिखेंगे डेल्टा c बाय c, सरकमफेरेंस में होने वाला चेंज बाय इनिशियल चेंज। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सरकमफेरेंस का फार्मूला तो 2 पाई r होता है, और अगर आपको एरर एनालिसिस का कांसेप्ट याद आए तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा c क्या लिखेंगे, 2 पाई डेल्टा r, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा c बाय c क्या लिखेंगे, डेल्टा r, मतलब सरकमफेरेंस में होने वाले स्ट्रेन का वैल्यू रेडियस में होने वाले स्ट्रेन के बराबर होगा, और ये दोनों का वैल्यू कितना लिख देंगे, स्ट्रेन तो पता ही हम लोग, रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय, तो डेल्टा r का क्या वैल्यू हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर r क्यूब बाय गामा। यहाँ पे याद रखिएगा एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में, तो डेल्टा r का वैल्यू हो गया, देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि सर हम लोग को याद आ रहा है कि कांस्टेंट को तो एरर एनालिसिस में नहीं लिखते थे, देखिए वो कब करते थे, जब आप इसको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखते थे, ऐसा वाला फॉर्मूला लिखते थे, तब कांस्टेंट नहीं लिखा जाता, c लिखे डेल्टा c बाय c इक्वल्स टू 2 पाई काउंट नहीं करते हैं, r डेल्टा r बाय, तो ये रेडियस में होने वाला चेंज अगर सरकमफेरेंस में पूछता तो डेल्टा c लिखते, c इधर भेज देते, 2 पाई r कन्वर्ट करता था, ये आंसर हो जाएगा। आज ही घर जाके आप ये जो चीज है जो 5 बार मिलता है, जो 2 बार तो हम एक ही साथ बता दिए, सर्कुलर मोशन और इलास्टिसिटी का बात, वेव्स में कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट होता है वो जाके देख लीजिएगा, लेक्चर अगर मेरा अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे होता है वो देख लीजिएगा, मैग्नेटिक्स मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ दिन में रिकॉर्ड कर लूंगा तो वो देख लीजिएगा, उसमें टेंशन RBI होता है, किसी करंट कैरिंग रिंग को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टेंशन डेवलप होता है RBI, वो याद रखता है। अब इतना मोटा मोटी ठीक है, सवाल आपके जे एडवांस के प्रिपरेशन के लिए एक लेक्चर प्लीज कॉम्प्रिहेंसिव जो लेक्चर उसमें 7वां, उसमें HCV के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो रिवाइज हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी, बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक आध दो अच्छे क्वेश्चन है उसमें, एक तो जो मैंने अभी स्विंग सिंपल पेंडुलम वाला बताया वो HC वर्मा में है, और एक वायर को हॉरिजॉन्टली टाइट करके बीच में फोर्स लगाते हैं, वो आपके सीट में भी था, HCV में था, तो कैसे निकालते हैं उसमें डिप्रेशन, वो महत्वपूर्ण है, वो एक बार लेक्चर चेक कीजिए। अगले क्लास में हम लोग हीट एंड थर्मो का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, और उसमें एसएस फ्लोटो भी छूटा हुआ है तो उसके भी दो क्वेश्चन करते जाएंगे, और हीट एंड थर्मो वाले में हर टॉपिक पे बस कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मेन बुक में है, HCV में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसके मैं एक सवाल करवाते चलूंगा। अगली क्लास में कैलोरीमेट्री हम लोग का मेन एम होगा, कैलोरीमेट्री एक बार आप लोग बनाएंगे,
यहाँ मैं 2-3 सवाल HCV के बहुत अच्छे एक्सरसाइज के सवाल है उसको करवाऊंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।